हेलो एवरीवन, आई एम पूजा रावत एंड वेलकम बैक टू सीयूईटी बाय अडा 24/7। कैसे हो आप लोग और कैसे चल रही है आप सभी बच्चों की सीयूईटी की तैयारी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेशन। आज के सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं रूरल डेवलपमेंट को। रूरल डेवलपमेंट आपके सीयूईटी प्लस बोर्ड्स दोनों ही एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। आज हम लोग रूरल डेवलपमेंट का वन शॉट देखने वाले हैं स्टूडेंट। चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारे इस सेशन की। रूरल डेवलपमेंट को हिंदी में हम लोग कहेंगे ग्रामीण विकास। रूरल डेवलपमेंट क्यों जरूरी है? महात्मा गांधी ने एक बार कहा था कि अगर हम हमारी कंट्री का, हमारे देश का अगर डेवलपमेंट देख रहे हैं, हम चाहते हैं कि हमारी कंट्री का डेवलपमेंट हो, तो हमें सबसे पहले रूरल डेवलपमेंट करना है। यानी रूरल डेवलपमेंट हमारी ओवरऑल इकोनॉमी, ओवरऑल हमारी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। रूरल डेवलपमेंट क्या है? एक कॉम्प्रिहेंसिव टर्म है, बोलने में जितना आसान लगता है रूरल डेवलपमेंट, बट एक्चुअल में जब इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है उतना ही मुश्किल होता है स्टूडेंट। रूरल डेवलपमेंट एक कॉम्प्रिहेंसिव टर्म है। रूरल डेवलपमेंट का मतलब क्या है कि जो डेवलपमेंट में, ओवरऑल डेवलपमेंट में कुछ जो सेक्टर हैं या कुछ जो एरियाज हैं, वो क्या हो गए? पीछे रह गए, यानी उनमें डेवलपमेंट नहीं हुआ है। तो अब जरूरी है रूरल डेवलपमेंट करना, यानी उन एरियाज में भी डेवलपमेंट करना, जिससे कि वो ओवरऑल डेवलपमेंट के साथ साथ पूरी तरह से आगे बढ़ते रहे। रूरल डेवलपमेंट essentially focused on a action of a development of a area that are lagging behind in a overall development of a village economy। ठीक है, ये स्पेशली फोकस्ड किस पे करता है? ऐसे डेवलपमेंट एक्शन पे फोकस करता है जिससे कि पूरी विलेज इकोनॉमी के डेवलपमेंट में कुछ एरियाज ऐसे थे जो पीछे रह गए हैं, पिछड़ गए हैं, उनका डेवलपमेंट करना ही क्या है स्टूडेंट? रूरल डेवलपमेंट है। रूरल डेवलपमेंट में कौन कौन से ऐसे एरियाज हैं जो कि चैलेंजेस हैं, जिनमें डेवलपमेंट करना बहुत ज्यादा जरूरी है? सम एरिया विच इज चैलेंज एंड नीड फ्रेश इनिशिएटिव फॉर डेवलपमेंट, लाइक डेवलपमेंट ऑफ अ ह्यूमन रिसोर्स इंक्लूडेड। ह्यूमन रिसोर्स में डेवलपमेंट करना है जिसमें लिटरेसी, मोर स्पेसिफिकली फीमेल लिटरेसी, एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट, हेल्थ, एड्रेसिंग बोथ सैनिटाइजेशन एंड पब्लिक हेल्थ। ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ अ ह्यूमन रिसोर्स में क्या क्या आ गया? लिटरेसी हो गई, जिसमें आपने देखा होगा रूरल एरियाज में स्कूलें ज्यादातर कौन सी है? गवर्नमेंट स्कूल्स ही हैं। और गवर्नमेंट स्कूल्स में भी टीचर्स पढ़ाते हैं, कभी कभी नहीं पढ़ाते हैं, आधी बार बच्चे स्कूल जाते हैं, आधी बार बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं। जरूरी है कि जो लिटरेसी का लेवल है उसको इम्प्रूव करा जाए, बच्चों को मोटिवेट किया जाए ताकि वो स्कूल्स जाए, और टीचर्स को भी मोटिवेट किया जाए कि भाई वो इस बच्चों को अच्छे से अच्छे एजुकेशन दे। इससे अलावा फीमेल लिटरेसी की बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि एक फैमिली के निर्माण करने में, एक सोसाइटी के निर्माण करने में फीमेल का लिटरेट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। स्किल डेवलपमेंट में स्किल डेवलपमेंट के प्रोग्राम्स लाने चाहिए, जिससे कि लोग जो टैलेंट है वो निखर के आए, लोगों का स्किल्स वो इंप्रूव करे रूरल एरियाज में। एज वेल एज हेल्थ को भी इंप्रूव करना चाहिए। हॉस्पिटल्स हो गए, जो डिस्पेंसरीज हो गए, या फिर सैनिटाइजेशन हो गए, पब्लिक हेल्थ हो गए, इनको इंप्रूव करने से क्या होगा? रूरल डेवलपमेंट होगा स्टूडेंट। इसके अलावा लैंड रिफॉर्म में जैसे लैंड ऑनरशिप को चेंज करना, जो कि गवर्नमेंट बहुत टाइम से करती आ रही है, इंटरमीडिएटरीज को अबॉलिश करना। इसके अलावा मार्केटिंग को प्रमोट करना स्टूडेंट। इसके अलावा जो प्रोडक्टिव रिसोर्सेज हैं हर एक लोकेलिटी को, उनको डेवलप करना स्टूडेंट। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना, जैसे अच्छे से अच्छे स्कूल खोलना, हॉस्पिटल्स खोलना, रोड्स बनाना है, ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग, इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना, जिससे कि जो जॉब अपॉर्चुनिटी है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी है, इसके अलावा जो लिविंग स्टैंडर्ड है लोगों का, वो इंप्रूव होगा। इनकम जनरेट करने के उनके पास ऑप्शंस होंगे बेटा। एक्सेस ऑफ अ प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। इसके अलावा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी को भी वहां पे एम्फेसाइज करने की जरूरत है, तभी हम कहेंगे कि हमारी इकोनॉमी में, रूरल एरियाज में डेवलपमेंट हो रहा है बेटा, है ना। चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं कि रूरल एरियाज में रूरल डेवलपमेंट की क्यों जरूरत है। नीड टू बी अ गिवन अपॉर्चुनिटी टू दी डाइवर्सिफाई इनटू वेरियस नॉन फार्म प्रोडक्टिव एक्टिविटीज सच एज फूड प्रोसेसिंग। ठीक है, जैसे बहुत सारी, ज्यादातर लोग, अगर हम लोग एग्रीकल्चर की बात करें, अगर हम लोग रूरल एरियाज की बात करें, तो ज्यादातर लोग किसमें है? एग्रीकल्चर में डिपेंड है। तो अब जरूरी है कि उनको एग्रीकल्चर से निकाल के कुछ नॉन फार्म प्रोडक्टिव एक्टिविटीज में लगाना। अब ऐसा क्यों? क्योंकि एग्रीकल्चर में बहुत ज्यादा रिस्क है, सभी लोग एग्रीकल्चर में लगे हुए हैं, बट एग्रीकल्चर की इनकम बहुत कम है स्टूडेंट। जरूरी है कि उनको नॉन फार्म एक्टिविटीज में लगाना। इनेबलिंग
them better or more affordable access to the healthcare, sanitization facility at workplace and home, and education for all would also need to be given top priority to rapid rural development. अगर rapid rural development करना है, so rural areas में affordable healthcare होना चाहिए, सैनिटाइजेशन फैसिलिटी होनी चाहिए, ह्यूमन कैपिटल रिसोर्स का डेवलपमेंट की फैसिलिटी यानी कि एजुकेशन स्किल डेवलपमेंट है ना, ये सब कुछ होना चाहिए। और ये एट होम एज वेल एज एजुकेशन इंस्टीट्यूशन सबके लिए जरूरी है, तभी हम कहेंगे कि रूरल एरिया का डेवलपमेंट हुआ है, रैपिड रूरल डेवलपमेंट हुआ है इसमें। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे कि क्रेडिट और मार्केटिंग इन रूरल एरियाज क्यों जरूरी है, जिसमें हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे क्रेडिट के बारे में स्टूडेंट। ओके अगर हम बात करें रूरल एरियाज में जो लोग रहते हैं है ना, ज्यादातर फार्मर्स रहते हैं स्टूडेंट। फार्मर्स को अगर हम बात करें, फार्मर्स को इनकम कहाँ से आती है, जब वो अपनी क्रॉप को कट करके सेल करते हैं तब वो इनकम जनरेट करते हैं, है ना। अब हम सबको पता है कि अगर एक क्रॉप का सीड लगाया है और क्रॉप कट करने तक का जो टाइम ड्यूरेशन होता है वो 3 to 4 मंथ होता है ना। अब इन 3 to 4 मंथ में क्या एक फार्मर्स को इनकम की जरूरत नहीं होती है, क्या एक फार्मर को पैसे की जरूरत नहीं होती है, बिल्कुल होती है। अगर हम बात करें उसको सीड्स खरीदने हैं, उसके लिए भी उसको इनकम की जरूरत होती है, फर्टिलाइजर्स खरीदने हैं उसके लिए भी जरूरत होती है, कोई भी एग्रीकल्चर इक्विपमेंट खरीदना उसके लिए होती है। इसके अलावा अगर फैमिली में अपने उनके बच्चे हैं, एजुकेशन के लिए उनको मनी की नीड होती है, हेल्थ केयर के लिए मनी की नीड होती है स्टूडेंट, या फिर अगर कोई फेस्टिवल हो गया, या फिर कोई भी ओकेजन हो गया, या फिर कोई भी रिलीजियस सेरेमनी हो गई, उसके लिए इनको मनी की जरूरत होती है। अब मनी की जरूरत होती है तो ये क्या करेंगे, सिंपल सी बात है, क्रॉप को कट करके सेल करेंगे। बट उससे मनी की जरूरत होती है तो ये क्या करते हैं, उधार लेते हैं, क्रेडिट लेते हैं स्टूडेंट। एट द टाइम ऑफ द gestation between crop sowing and realizing of an income after producing a quite long, farmer borrow from various sources to meet their initial investment on seeds, fertilizer, implements, and other female expenses on a other family expenses on a marriage, death, religious ceremony, etc. ठीक है कि भाई क्रॉप शोइंग एंड रियलाइजिंग ऑफ इनकम के बीच में बहुत लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम होता है, और एक फार्मर को डिफरेंट डिफरेंट सोर्स से इनकम यहाँ पे उसको इनकम की जरूरत पड़ती है, तो वो डिफरेंट डिफरेंट सोर्स से क्या लेता है, क्रेडिट लेता है। इनिशियल इन्वेस्टमेंट जैसे सीड्स, फर्टिलाइजर्स, इम्प्लीमेंट्स के लिए, अपनी फैमिली के एक्सपेंसेस के लिए लाइक मैरिज, डेथ, हॉस्पिटल्स, एजुकेशन, इसके लिए, है ना। तो पैसे की जरूरत पड़ती है तो वो क्या लेता है, कहीं ना कहीं से लोन लेता है बेटा। अब देखेंगे कि कौन कौन से सोर्सेस है रूरल एरियाज में जिससे कि क्या मिलता है, लोन या क्रेडिट मिलता है। सो दो मेन सोर्सेस है, नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्स ऑफ क्रेडिट एंड सेकंड वन इज इंस्टीट्यूशनल सोर्स ऑफ क्रेडिट। नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्स ऑफ क्रेडिट क्या है स्टूडेंट, इनके ऊपर कोई भी इंस्टीट्यूशन नहीं है, कोई भी मेन ब्रांच नहीं है जो कि सब कुछ कंट्रोल करे, सब कुछ रेगुलेट करे, ये इंडिविजुअली परफॉर्म करते हैं बेटा। कौन कौन से हो गए, मनी लेंडर्स हो गए, रिच लैंडलॉर्ड्स हो गए, ट्रेडर्स एंड कमीशन एजेंट्स हो गए, रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स हो गए बेटा। मनी लेंडर्स कौन होते हैं, ऐसे पर्संस होते हैं, जैसे आपने पुरानी मूवीज में देखा होगा कि किसी एक गांव में, किसी एक विलेज में एक आदमी ऐसा होता है जो सबको लोन बांटता है ना, तो वो कौन होता है, मनी लेंडर होता है। ये क्या करता है, जिन रूरल पीपल को पैसों की जरूरत है, क्रेडिट की जरूरत है, उनको क्या देता है, ये लोन देता है बेटा, है ना। उनको क्या देता है, लोन देता है। जैसे आपने सुना होगा साहूकार, बिचौलिया, है ना, तो ये वही होता है। रिच लैंडलॉर्ड्स ये क्या करते हैं, ये बहुत ही हाई इंटरेस्ट रेट पे क्या करते हैं, जो मार्जिनल फार्मर्स होते हैं उनको लोन प्रोवाइड करते हैं, क्रेडिट प्रोवाइड करते हैं। ट्रेडर्स और कमीशन एजेंट भी प्रोवाइड करते हैं, बट ये किस बेसिस पे, कुछ ना कुछ मॉर्गेज लेकर क्या करते हैं, ये ये क्रेडिट प्रोवाइड करते हैं। यानी मॉर्गेज में क्या रखा जाता है, क्रॉप को मॉर्गेज रखा जाता है, उसके बेसिस पे क्या करते हैं, ये लोन प्रोवाइड करते हैं स्टूडेंट। रिलेटिव और फ्रेंड्स वाला जो है वो अभी भी चलता है, जब भी हमें पैसों की जरूरत होती है तो हम लोग किससे लेते हैं, रिलेटिव्स और फ्रेंड्स से लेते हैं बेटा। सो रिलेटिव और फ्रेंड से
जब हम लोग पैसा लेते हैं तो वो हमसे कोई इंटरेस्ट नहीं लेते। बाकी मनी लेंडर, रिच लैंडलॉर्ड, ट्रेडर्स एंड कमीशन एजेंट से जब भी हम लोग लोन लेते हैं तो बदले में हमें क्या देना पड़ता है, इंटरेस्ट देना पड़ता है। अब ये जो नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्स ऑफ क्रेडिट है ना, ये बहुत ज्यादा हाई इंटरेस्ट चार्ज करते थे स्टूडेंट, बहुत ज्यादा हाई इंटरेस्ट चार्ज करते थे। इसके अलावा ये क्या करते थे, ये एक्सप्लॉइट भी बहुत करते थे लोगों को। जो रूरल एरियाज के लोग थे वो इलिटरेट थे, कम पढ़े लिखे थे, तो कहीं ना कहीं अकाउंट्स में मैनिपुलेशन करते थे। इसके अलावा बहुत ज्यादा हाई इंटरेस्ट चार्ज करते थे, इवन प्रिंसिपल अमाउंट से ज्यादा हाई इंटरेस्ट चार्ज होता था स्टूडेंट। ओके, सेकंड वर्ड इज इंस्टीट्यूशनल सोर्स ऑफ क्रेडिट। गवर्नमेंट ने रूरल बैंकिंग को प्रेशराइज किया, रूरल बैंकिंग को बढ़ाने की कोशिश करी, जिससे कि जो फार्मर्स का रूरल एरियाज में जो लोग रहते हैं, जो उनका एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है वो बचे, लोग उनसे बचे। इसके लिए ही इंस्टीट्यूशनल सोर्स ऑफ क्रेडिट, जिसमें मल्टी एजेंसी सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया है गवर्नमेंट ने, जिसमें आपको बहुत सारे मल्टी एजेंसीज दिखेंगी रूरल एरियाज में बैंकिंग का रोल परफॉर्म करते हुए, लाइक कॉमर्शियल बैंक, रूरल आरआरबी, रीजनल रूरल बैंक, कोऑपरेटिव सोसाइटी, सेल्फ हेल्प ग्रुप, है ना स्टूडेंट। कॉमर्शियल बैंक्स में आप सभी जानते ही है, कॉमर्शियल बैंक जैसे आरबीआई, जैसे अगर हम बात करें कि एसबीआई हो गया, पीएनबी हो गया, ये सारे किस में आते हैं बेटा, कॉमर्शियल बैंक में आते हैं। ठीक है, अच्छा ये क्या करते हैं, जिन भी रूरल एरियाज के लोगों को लोन की जरूरत है, चाहे शॉर्ट टर्म लोन की जरूरत है, लॉन्ग टर्म लोन की जरूरत है, या मीडियम टर्म लोन की जरूरत है, उन सब लोगों को क्या करते हैं, एग्रीकल्चर पर्पज से लोन प्रोवाइड करते हैं। आरआरबीज जो है बेटा, वो क्यों ओपन हुए हैं, वो इसलिए ओपन हुए हैं जहां पे कोई भी बैंकिंग फैसिलिटी नहीं है। जिस एरिया में कोई भी बैंकिंग फैसिलिटी नहीं है, उस एरिया के डेवलपमेंट में क्या आया है, आरआरबीज आया है बेटा। ठीक है, ये क्या करते हैं, जो स्मॉल फार्मर्स होते हैं उनको क्रेडिट प्रोवाइड करते हैं। कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी, कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी में क्या होता है कि भाई जो रैपिड फ्लो है क्रेडिट का वो मेंटेन होता है स्टूडेंट, और इसमें भी क्या करते हैं ये लोग भी, बहुत ही लो इंटरेस्ट पे लोन देते हैं, चार्ज करते हैं बहुत ही लो इंटरेस्ट पे। सेल्फ हेल्प ग्रुप को वैसे आगे हम लोग और अच्छे से समझेंगे, पर सेल्फ हेल्प क्या है, सेल्फ हेल्प ग्रुप जो होता है वो ईच मेंबर मिलकर बनाते हैं, और ईच मेंबर क्या करते हैं, अपनी सेविंग से एक रिजर्व बनाते हैं, और जिनको भी जरूरत होती है उस रिजर्व में से पैसा निकाल के उस नीडी पर्सन को दिया जाता है, और इस पे बहुत ही लो इंटरेस्ट रेट पे यहाँ पे चार्ज होता है इंटरेस्ट, है ना, बहुत ही लो इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है बेटा। नेक्स्ट है, अब हम बात करेंगे रूरल बैंकिंग्स की, है ना। अब रूरल बैंकिंग्स में मेजर चेंजेस कब से आए, 1969 में, जब बैंकिंग में रिफॉर्म्स होना शुरू हुए बेटा। ठीक है, इंडिया अडॉप्ट सोशल बैंकिंग एंड मल्टी एजेंसी अप्रोच टू एडुकेट मीट टू नीड फॉर अ रूरल क्रेडिट। ठीक है, अब इंडिया ने, हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने कौन सी रूरल बैंकिंग अडॉप्ट करनी शुरू करी, एक तो सोशल बैंकिंग अडॉप्ट करनी शुरू करी, नेक्स्ट है मल्टी एजेंसी। मल्टी एजेंसी यानी सिर्फ एक ही एजेंसी वर्क नहीं करेगी, बहुत सारी एजेंसी, जैसे कॉमर्शियल बैंक भी वर्क करेंगे, आरआरबीज भी वर्क करेंगे, एसएसजी भी वर्क करेंगे स्टूडेंट, कोऑपरेटिव बैंक्स भी वर्क करेंगे, है ना, ये सारे वर्क करते हैं। इसके अलावा एक और अपेक्स बॉडी बनाई गई जो कि रूरल बैंकिंग को यहाँ पे रूरल बैंकिंग को कंट्रोल और रेगुलेट करेगा। उस बैंक का नाम है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, जो कि सेटअप हुआ था 1982 में, 1982 में। और ये एक अपेक्स बॉडी जो क्या करती है, कोऑर्डिनेट करती है ऑल इंस्टीट्यूशन इन्वॉल्व इन अ रूरल फाइनेंसिंग सिस्टम। जितने भी रूरल फाइनेंसिंग सिस्टम में जितने भी बैंक इन्वॉल्व है, जितने भी इंस्टीट्यूशन इन्वॉल्व है, उन सबको कंट्रोल और रेगुलेट और कोऑर्डिनेट करने का काम किसका है, नाबार्ड का है स्टूडेंट। Next is next is the institutional structure of a rural banking to date consists of a set of multi-agency institute, complete namely commercial bank, RRBs, cooperatives, and land development bank. They are expected to dispense adequate credit to the cheaper rate. अब इनका main motive क्या है, main aim क्या है student, कि एडुकेट रेट पे क्रेडिट जो है वो प्रोवाइड करना है, बहुत ही चीपर रेट पे, है ना, बहुत ही चीपर इंटरेस्ट रेट पे क्या करना है, क्रेडिट प्रोवाइड करना है स्टूडेंट। नेक्स्ट इज फॉर्मल क्रेडिट डिलीवरी मैकेनिज्म हैज नॉट ओनली प्रूवन। अब देखो कुछ कुछ हम लोग इसके डिसएडवांटेज भी देखेंगे, कि जो फॉर्मल क्रेडिट है यानी इंस्टीट्यूशनल सोर्स ऑफ क्रेडिट है, ये जो मैकेनिज्म है ये अच्छा मैकेनिज्म है, गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा सोच के बनाया, बट इसमें जो फाइनेंस की जो कैपेसिटी है कि भाई जितने लोगों को फाइनेंस मिलना चाहिए, जितने लोगों को क्रेडिट मिलनी चाहिए, वो अभी भी क्या है, इनएडुकेट है, यानी फुल्ली इंटीग्रेटेड होके ये काम नहीं कर रहा है बेटा।
इन्होंने ओवरऑल रूरल और सोशल और कम्युनिटी डेवलपमेंट में फुल्ली इंटीग्रेटेड होके ये अपना सर्व नहीं कर रहे। सिंस सम काइंड ऑफ कोलेटरल आर रिक्वायर्ड। अब देखो क्या होता है, जब भी किसी पर्सन को नीड होती है, रूरल एरियाज में कोई पर्सन रहता है, जैसे मान लो ये पर्सन है ना, इसका नाम है किशन, ये पर्सन है, इसका नाम है किशन। अब उसको क्या चाहिए, यहाँ पे लोन चाहिए बेटा, है ना, मान लो कि 1 लाख का लोन चाहिए। अब लोन के लिए इसके पास में कोई भी एसेट्स नहीं है, कोई भी कोलेटरल नहीं है। तो जब गवर्नमेंट क्या करती है, जब भी कोई कॉमर्शियल बैंक है या फिर जब भी कोई बैंकिंग है, बैंक्स हैं, अगर वो लोन देते हैं तो कुछ ना कुछ कोलेटरल सिक्योरिटी रखती ही रखती है। बट बहुत सारे रूरल एरियाज में लोग ऐसे हैं जो कि बहुत ज्यादा पुअर है, उनको लोन की जरूरत होती है बट कोई भी कोलेटरल सिक्योरिटी नहीं होती है उनके पास। सो वो ऑटोमेटिकली क्या होते हैं, इस बैंकिंग नेटवर्क से बाहर चले जाते हैं क्योंकि उनके पास कोई कोलेटरल सिक्योरिटी नहीं होती। Since some kind of collateral are required, vast proportion of a poor rural household were automatically out of the credit network. ये automatically क्या होते हैं स्टूडेंट, क्रेडिट नेटवर्क से बाहर हो जाते हैं। नेक्स्ट इज SSG, सेल्फ हेल्प ग्रुप। चलिए सेल्फ हेल्प ग्रुप को हम लोग विद एग्जांपल समझ लेते हैं। मान लो कि एक ना कॉलोनी है ना, जैसे हमारी कॉलोनीज होती हैं, है ना। अब मान लो कि एक कॉलोनी है, अब उस कॉलोनी में क्या है ना, सेम इकोनॉमिक बैकग्राउंड वाले लोग रहते हैं, यानी उनकी इकोनॉमिक कंडीशंस एक जैसी है ना। तो उस कॉलोनी की 5 औरतों ने सोचा कि हम लोग अपनी सेविंग करके एक रिजर्व बनाते हैं, है ना। अब 5 औरतें हैं, A B C D और E, ये 5 महिलाएं। अब ये जो है, ये क्या है, बिलो पॉवर्टी लाइन में रहती है। तो इन्होंने सोचा कि हमारी जो भी इनकम है, हम लोग मंथली जैसे तैसे पैसे बचा के हम लोग 500 रुपीज हमेशा क्या करेंगे, हमारे रिजर्व में सेव करेंगे स्टूडेंट, ठीक है। तो इन 5 महिलाओं ने मिलकर क्या करा, एक रिजर्व बनाया। और 5 महिलाओं ने डिसाइड किया है कि हम लोग हर महीने क्या करेंगे कि 500 रुपीज ईच पर्सन, यानी हर एक मेंबर क्या करेगा, 500 रुपीज जो है एक रिजर्व में मेंटेन करेगा। यानी ए भी 500 देगी, बी भी 500 देगी, सी भी 500 देगी, ऐसे ही डी और ई भी 500 देगी, है ना। यानी इन्होंने अपना एक ग्रुप बना लिया, सेम इकोनॉमिकल ग्रुप से हैं, ये सेम इकोनॉमिकल बैकग्राउंड से हैं, और इन्होंने अपना एक ग्रुप बनाया और इन्होंने सोचा कि हम लोग मंथली क्या करें, एटलीस्ट 500 रुपीज जो है सेव करके एक रिजर्व बनाए। अब 2 3 4 महीने इन्होंने क्या करा है, रिजर्व में हर महीने 500 रुपीज सबमिट करवाते गए, ठीक है। अब 1 महीने, है ना, 3 4 महीने के बाद डी को क्या हुआ, पैसों की रिक्वायरमेंट हुई। इसको पैसों की रिक्वायरमेंट हुई तो इसने कहा कि मुझे 10,000 रुपए चाहिए। ग्रुप मेंबर से कहा कि मुझे 10,000 रुपए चाहिए अपने किसी वर्क के लिए। ग्रुप मेंबर ने जो भी पैसा जमा करवाया है, जो भी जमा करा था, उसमें से क्या देंगे, इसको 10,000 का लोन दे देंगे। बदले में ये क्या करेगी, धीरे धीरे इंस्टॉलमेंट में पे कर देगी और साथ में बहुत ही मिनिमम रेट से क्या करेगी, इंटरेस्ट भी पे करती जाएगी बेटा। यानी कि हम लोग हमारी हेल्प कर रहे हैं, कैसे, हम लोगों ने अपनी सेविंग करी और हम लोग खुद ही अपनी हेल्प कर रहे हैं बेटा। यही क्या है, सेल्फ हेल्प ग्रुप है, ठीक है। सेल्फ हेल्प ग्रुप हेंस SSGs हैव इमर्ज टू फिल द गैप ऑफ अ फॉर्मल क्रेडिट सिस्टम, है ना। फॉर्मल क्रेडिट सिस्टम का जो गैप था, मतलब कि जो बैंक होते हैं वो क्या करते हैं, छोटी छोटी अमाउंट पे लोन नहीं देते हैं। जैसे रूरल एरियाज में लोगों को 5,000 10,000 के पैसों की भी जरूरत होती है, तो इतने में लोन नहीं देता है बैंक। बट ये जो प्रॉब्लम है, ये किसने सॉल्व करी है, SSG ने सॉल्व करी। यानी फॉर्मल क्रेडिट सिस्टम में जो गैप है उसको फुलफिल करने का काम SSG ने करा। द SSG प्रमोट थ्रिफ्ट इन अ स्मॉल प्रोपोर्शन बाय अ मिनिमम कंट्रीब्यूशन फ्रॉम ईच मेंबर। From the folded money, credit is given to the needy member to be repayable in a small installment at a reasonable interest rate, ठीक है। क्या होता है इसमें, क्या होता है कि जो SSG के जो ग्रुप मेंबर्स होते हैं वो स्मॉल स्मॉल प्रोपोर्शन में क्या करते हैं, अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं, है ना, उससे एक रिजर्व बनाते हैं, और जिस भी पर्सन को, जिस भी मेंबर को पैसे की जरूरत होती है, वो उस पैसे को निकालता है और वापस धीरे धीरे छोटी छोटी इंस्टॉलमेंट में वापस पे करता है विद मिनिमम इंटरेस्ट रेट पे, ठीक है। ओके, अगर हम इंडिया में SSGs की बात करें, बाय मई 2019 तक नियरली 6 करोड़ विमेन जो है इंडिया में, वो SSGs की मेंबर्स है, और 54 लाख विमेन जो है इससे कनेक्टेड है बेटा, ठीक है। नेक्स्ट है कि 10 to 15,000 SSGs वो, और अनदर 2.5 lakh पर SSGs एज अ कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट सपोर्ट फंड are provided as a part of renovating fund to take up self employment for a income generation बेटा, ठीक है।
वही लोगों को अगर इनकम जनरेट करने के लिए पैसा निकालना है, जैसे मान लो कि अभी अभी हमने एग्जांपल लिया था ए बी सी डी और ई वाला ही, है ना, विमेंस के ग्रुप का। अब मान लो कि डी ने पैसा निकाला 10,000 रुपए। अब इस 10,000 रुपए से वो क्या करिए, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए, अपनी इनकम जनरेट करने के लिए उसने सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए पैसा निकाला, यानी इसने अपना एक छोटा सा बिजनेस स्टार्ट किया। इसने अपने घर में गेहूं पीसने की एक चक्की लगा दी। ठीक है, अब लोग आ रहे हैं, इससे क्या कर रहे हैं, इसके घर पे आ रहे हैं और चक्की में क्या कर रहे हैं, आटा पिसवा रहे हैं, है ना, गेहूं पिसवा रहे हैं, आटा बनवा के ये सेल कर रही है, यानी अपने सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए क्या कर रही है, इसने पैसा लिया है बेटा। तो इसके लिए गवर्नमेंट हेल्प करती है, वो कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट सपोर्ट फंड भी देती है, यानी कुछ अपनी तरफ से भी कंट्रीब्यूट करती है। ये इसलिए करती है ताकि लोग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी है, इनकम जनरेशन जो है वो इजीली कर सके। ठीक है, ओके। सेल्फ हेल्प ग्रुप में सच क्रेडिट प्रोविजन आर जनरली रेफर्स टू एन माइक्रो क्रेडिट प्रोग्राम। ठीक है, अच्छा, इनको अगर हम बात करें तो ये क्या है, एक माइक्रो क्रेडिट प्रोग्राम है स्टूडेंट। एसएसजी हैव हेल्प इन एम्पावर्ड ऑफ अ वुमेन। ठीक है, एसएसजी क्या करते हैं, विमेन को एम्पावर्ड करने में बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं बेटा। बट अगर हम देखें कि इंडिया में आधे से ज्यादा जो एसएसजी में बोरोइंग्स करी जाती है बेटा, वो किसके लिए होती है, कंजप्शन पर्पस के लिए होती है, ना कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग, आपको दिख नहीं रहा होगा, नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे रूरल बैंकिंग का क्रेडिट अप्रेजल के बारे में, है ना। रूरल बैंकिंग हैज हेल्प फार्मर्स टू ग्रो एग्रीकल्चर एंड नॉन फार्म बाय प्रोवाइडिंग सर्विसेज एंड क्रेडिट फैसिलिटी। ठीक है, रूरल बैंकिंग क्या करती है, फार्मर्स को हेल्प करती है जिससे कि एग्रीकल्चर में भी ग्रोथ हो, एज वेल एज नॉन फार्म एक्टिविटीज और सर्विसेज भी में भी क्या मिले, क्रेडिट फैसिलिटी मिले। दिस इज हेल्प in achieve food security which is reflected in the abundant stock of food grain। ठीक है, अच्छा, ये क्या हेल्प करते हैं, ये फूड सिक्योरिटी को अचीव करने में हेल्प करते हैं। जो क्या करते हैं, फूड ग्रेन को के जो स्टॉक्स हैं उनको बढ़ाने में मदद करते हैं। इट ऑफर्स लॉन्ग टर्म लोन फॉर बेटर रीपेमेंट ऑप्शन। ठीक है, ये क्या करते हैं, रूरल बैंकिंग क्या करती है, लॉन्ग टर्म लोन देती है, किसी के लैंड के लिए लॉन्ग टर्म लोन चाहिए, किसी को अपने ट्यूबवेल लगवानी है, किसी को ट्रैक्टर लेना है ना, इसके लिए लॉन्ग टर्म लोन देती है। जिससे क्या हुआ, मनी लेंडर्स जो है, जो कि एक मिडल मैन थे, वो एलिमेंट होना शुरू हुए। इट हैज पॉजिटिव इंपैक्ट ऑन इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट स्पेशली आफ्टर द ग्रीन रिवोल्यूशन। ठीक है, इनसे क्या हुआ, रूरल एरियाज में इनकम और एम्प्लॉयमेंट पे क्या हुआ, पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ा बेटा। ओके, अब हम लोग थोड़ा सा नेगेटिव देख लेते हैं बेटा। फॉर्मल इंस्टीट्यूशन ऑफ अ रूरल क्रेडिट एक्सेप्ट commercial bank have failed to develop a culture of a deposit rising। ठीक है, फॉर्मल इंस्टीट्यूशन जैसे रूरल बैंकिंग है, कॉमर्शियल बैंकिंग के अलावा वो डिपॉजिट राइज करने वाला जो कल्चर है बेटा, उसको डेवलप करने में फेल हो गई। द सोर्स ऑफ अ इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस आर इनएडुकेट टू मीट द एग्रीकल्चर क्रेडिट रिक्वायरमेंट। ठीक है, इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस, सोर्स ऑफ इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस जो है बेटा, वो क्या है कि एग्रीकल्चर क्रेडिट रिक्वायरमेंट के लिए वो हमेशा ही कम होता है, यानी रूरल बैंकिंग के पास इतना पैसा नहीं है कि भाई वो क्या कर सके, ज्यादा से ज्यादा पैसा देकर क्रेडिट ज्यादा से ज्यादा दे सके लोगों को। अ लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ अ रूरल हाउस होल्ड आर आउट ऑफ अ क्रेडिट नेटवर्क एज सम काइंड ऑफ अ कोलेटरल सिक्योरिटी इज रिक्वायर्ड टू अवेल लोन। ठीक है, इंडिया में लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ अ रूरल हाउस होल्ड जो है, वो अपने आप ही क्रेडिट नेटवर्क से बाहर हो चुके हैं, क्योंकि उनके पास कोई कोलेटरल सिक्योरिटी नहीं है क्रेडिट लेने के लिए बेटा। इसके अलावा लोन की रिकवरी में भी जो बैंक है वो फेल हो चुके हैं। लोग लोन तो ले लेते हैं पर वापस नहीं दे पाते, यानी रिकवरी नहीं हो पाती। इसीलिए ज्यादातर जो बैंक्स है वो जो पुअर पॉपुलेशन है, पुअर जो फार्मर्स है या पुअर जो रूरल एरियाज में लोग रहते हैं, उनको लोन नहीं देते हैं स्टूडेंट। ठीक है, इसके अलावा जनधन योजना जो है वो भी इंट्रोड्यूस हुई। अच्छा, जनधन योजना क्यों इंट्रोड्यूस हुई, उसके पीछे का रीजन क्या है, ताकि जो रूरल एरियाज में लोग रह रहे हैं वो बैंकिंग से फेमिलियर हो, अपने अकाउंट्स खुलाएं, है ना। अगर हम लोग अभी भी देखें तो ज्यादातर जो रूरल एरियाज में लोग हैं उनके पास बैंक अकाउंट नहीं है। तो आप बैंक अकाउंट ओपन करेंगे तभी तो क्या करेंगे, वो बैंकिंग की फैसिलिटी से फेमिलियर होंगे, है ना। द एक्सपेंशन एंड प्रमोशन ऑफ अ रूरल बैंकिंग सेक्टर हैज टेकन अ बैक सीट फ्रॉम आफ्टर रिफॉर्म टू improve the situation in a recent year. All the adults are encouraged to open bank account as a part of a scheme known as a जन धन योजना। जो यूथ है उनको इंकरेज करने के लिए बेटा क्या करा गया, जन धन योजना में अकाउंट ओपन करवाने के लिए, इस स्कीम में ओपन करवाने के लिए
बोला गया। Those bank holder can get rupees 1 and 2 lakh accidental insurance coverage and overdraft facility for rupees 10,000 and get their wages, old age pension and other social security payment of a government transfer to the bank account। ठीक है, इसमें क्या होता है, इनमें क्या होता है, जनरली 1 to 2 लाख, ये जो अकाउंट है जनधन योजना में, इनमें 1 to 2 लाख एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवरेज होता है स्टूडेंट, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी मिलती है 10,000 वेजेस, हाँ ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी मिलती है 10,000 की। इसके अलावा अगर गवर्नमेंट की तरफ से वेजेस आ रहा है, ओल्ड एज पेंशन आ रहा है या फिर कोई भी सोशल सिक्योरिटी पेमेंट हो रहा है तो वो कहाँ होता है, इन्हीं के अकाउंट में ट्रांसफर होता है बेटा। ठीक है, अब इनसे कितने लोग जो है उन्होंने ओपन कर लिया है, अराउंड 40 करोड़ पीपल ने अपना ओपन कर लिया है बैंक अकाउंट। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें तो बैंक जो है 140 करोड़ जो पैसा है, मनी जो है उन्होंने क्या करा, मोबिलाइज करा है इन अकाउंट के थ्रू बेटा। ठीक है, नेक्स्ट इज एग्रीकल्चर मार्केटिंग सिस्टम। एग्रीकल्चर मार्केटिंग सिस्टम क्या है, एग्रीकल्चर मार्केटिंग सिस्टम है द प्रोसेस बाय विच द कलेक्शन, स्टोरेज, प्रोसेस, ट्रांसपोर्टेशन, पैकेजिंग, क्लासिफिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट आर कैरिड आउट थ्रू आउट द कंट्री। ठीक है, मतलब कि जो भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है, जैसे राइस है ना स्टूडेंट, अब जो राइस है ना, ये अपना एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है। अब मान लो कि हमारा क्या है, एक राइस का हमारी राइस से पापड़ बनाने का बिजनेस है ना, हम लोग राइस के पापड़ बनाते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमने क्या करा, हमारी कंट्री के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट से हमने राइस को कलेक्ट करा, है ना, हमें पापड़ बनाने तो हमने क्या करा, कलेक्ट करा। सबसे पहला प्रोसेस क्या है, कलेक्शन। सेकेंड इज, अब राइस को स्टोर भी करना है ताकि वो खराब ना हो, सेकेंड स्टोर करा। देन हमने प्रोसेस करके राइस को क्या बनाया, पापड़ बनाया। ठीक है, अब पापड़ बन गए तो पापड़ को क्या करा, पैकेजिंग करी, है ना, स्मॉल में भी करी, लार्ज में भी करी, है ना, 3 फूड to 4 टाइप की जितनी भी पैकेजिंग होती है उसको करा। पैकेजिंग करने के बाद उनको क्या करा, ट्रांसपोर्ट करा, एक जगह से दूसरी जगह भेजा, है ना, हमारी जो फैक्ट्री है पापड़ बनाने की, उसके अलावा उनको हर जगह भेजा गया बेटा। फिर उनको क्लासिफाई किया गया, है ना, कि कहाँ कहाँ इनको बांटना है। नेक्स्ट है कि छोटे छोटे स्टोर्स में फिर इनको डिस्ट्रीब्यूट करा गया बेटा, है ना, इन पापर्स को। सो ये क्या हो गया कि भाई एक एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को क्या कर रहे हैं हम लोग, उनको प्रोसेस है जिससे हम लोग उनको कलेक्ट करते हैं, स्टोर करते हैं, प्रोसेस करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं, पैकेजिंग करते हैं, क्लासिफिकेशन करने के बाद में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को हमारी पूरी कंट्री में। यही क्या है, एग्रीकल्चर मार्केटिंग सिस्टम है बेटा। ठीक है, अब एग्रीकल्चर मार्केटिंग सिस्टम इंडिपेंडेंस से पहले कैसा था, एक फार्मर्स को कौन कौन सी सिचुएशन फेस करनी पड़ती थी स्टूडेंट, ये हम लोग देख रहे थे। Prior to independence, farmers, while selling their produce to the traders, suffer from faulty weightage and manipulation of the account। ठीक है, इंडिपेंडेंस से पहले क्योंकि हमारा फार्मर इतना लिटरेट नहीं था, तो कहीं ना कहीं ये जो ट्रेडर्स है जो कि मंडीज में बैठते थे, ये क्या करते थे, मैनिपुलेशन कर देते थे अकाउंट्स में, और ये वेटेज में भी मैनिपुलेशन करते थे। यानी कि फार्मर्स 10 किलो लेके गए, ये जो वेट करते थे ट्रेडर 9 किलो ही निकलता था, है ना, इस तरह के क्या करते थे, ये वेटेज में फॉल्ट निकाल देते। फार्मर हु did not have the required information on a price prevailing in a market were often forced to sell at a lower prices। ठीक है, इसके अलावा ट्रेडर्स क्या करते थे, जो फार्मर्स जिनको नॉलेज नहीं होती है मार्केट प्राइस की, है ना, होती थी, उनको जबरदस्ती फोर्स करते थे कम रेट पर ही सेल करने का, उनको डराते थे कि इससे भी कम रेट चली जाएगी मार्केट में अगर आपने जल्दी सेल नहीं किया तो इस तरह का भी क्या करते थे, इस तरह की चीजें भी करते थे। दे ऑल्सो डिड नॉट हैव प्रॉपर स्टोरेज फैसिलिटी टू कीप बैक देयर प्रोडक्ट टू सेलिंग लेटर टू द बेटर प्राइसेस। इसके अलावा उनके पास स्टोरेज फैसिलिटी नहीं थी जिससे कि वो बाद में अच्छी प्राइसेस होने पर अपना प्रोडक्ट सेल करें। वो मजबूर थे कि भाई जो सेल होने के लिए आ गया उसको सेल कर दो, जितना प्राइस मिल रहा है ठीक है, इस तरह की कंडीशन थी बेटा। अब गवर्नमेंट ने क्या क्या इनिशिएटिव लिए एग्रीकल्चर मार्केटिंग को इम्प्रूव करने के लिए। सबसे फर्स्ट स्टेप था रेगुलेशन ऑफ अ मार्केट टू क्रिएट ऑर्डरली एंड ट्रांसपेरेंट मार्केटिंग कंडीशन। ठीक है, फर्स्ट स्टेप क्या था कि मार्केट्स को रेगुलेट करना है, ऐसा मार्केट बनाना है जहां पे ट्रांसपेरेंसी हो, फार्मर्स के साथ साथ जो ट्रेडर्स है वो फेयर प्रैक्टिसेस करें, कस्टमर्स को फेयर प्राइसेस में अपना प्रोडक्ट मिले बेटा। ठीक है,
By the large, the policy benefited farmers as well as consumer. However, there is still need to develop about 27,000 rural private market as a regulated market. ठीक है, ये करा तो गया है, गवर्नमेंट ने बहुत ही इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव लिया है, बट अभी भी अराउंड 27,000 रूरल मार्केट को रेगुलेट करना जरूरी है, डेवलप करना जरूरी है बेटा। नेक्स्ट इज सेकेंड कॉम्पोनेंट्स जो है वो क्या करा गया, सेकेंड इनिशिएटिव क्या लिया गया बेटा, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी को बनाना, लाइक रोड्स, रेलवेज, वेयर हाउस, गोडाउन, कोल्ड स्टोरेज, प्रोसेसिंग यूनिट, ये जो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है इनको क्या करना है, इनको बनाना है, ताकि जो है सारे के सारे जो फार्मर्स है उनको हेल्प मिल सके, ताकि वो फार्म एरिया से मंडी तक इजीली सामान ला सके, इजीली अपनी क्रॉप को पहुंचा सके, एज वेल एज वेयर हाउसेस, गोडाउन से वो अपना क्या कर सके, स्टोर कर सके अपने प्रोडक्ट। The current infrastructure facility are quite inadequate to meet the growing demand and need to be improved. ठीक है, वैसे तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर है बनाया हुआ है अच्छा है, बट अभी भी इनएडिक्वेट है, अभी भी बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेन करना और बनाना अभी बाकी है स्टूडेंट। ठीक है, नेक्स्ट इज द कोऑपरेटिव्स। कोऑपरेटिव्स क्या होती है बेटा, कोऑपरेटिव्स जो होती है वो फार्मर्स को फेयर प्राइसेस देती है, एज वेल एज कस्टमर को भी फेयर प्राइसेस देती है बेटा, ये गवर्नमेंट का थर्ड इनिशिएटिव है। अच्छा, आपने देखा होगा, आप सभी जो अर्बन एरियाज में रहते होंगे तो आपके घर में मिल्क आता है, आता होगा, है ना। अब आपके घर में दूध कैसे आता होगा, जैसे मान लो कि भाई अमूल का मिल्क आता है आपके घर में, अमूल का मिल्क आता है बेटा, जो कि पैकेट वाला मिल्क होता है ना। अच्छा, ये जो दूध है आपके घर पे कैसा आया, क्योंकि अर्बन एरियाज में गाय भैंसे तो होती नहीं है। अब इसके लिए कोऑपरेटिव वर्क्स करती है बेटा। कोऑपरेटिव्स क्या करती है, रूरल एरियाज में जाके मिल्क को कलेक्ट करती है, उन मिल्क को क्लासिफाई करके उनको प्रोसेस करके पैकेजिंग करके सेकेंड डे कहाँ आता है, हमारे घर में, हमारे घर तक पहुंच जाता है बेटा। ठीक है, इससे कोऑपरेटिव क्या है, एज अ मीडिएटर है, जो क्या कर रही है, जो फार्मर्स है उनको फेयर प्राइसेस दे रही है, और जो कस्टमर है उनसे भी फेयर प्राइसेस ले रही है, और यहाँ पे दोनों की ही हेल्प कर रहे हैं बेटा। अगर मिल्क कोऑपरेटिव्स देखें, सबसे बेस्ट जो कोऑपरेटिव्स है वो मिल्क कोऑपरेटिव्स है बेटा, जिसने क्या करा, सोशल और इकोनॉमिक लैंडस्केप जो है गुजरात का उसको चेंज कर दिया बेटा। सम अदर पार्ट ऑफ अ कंट्री इज टेस्टोमनी इज अ रोल ऑफ कोऑपरेटिव। इसके अलावा कुछ अदर जो हमारी कंट्री में जो स्टेट्स है वो भी क्या कर रहे हैं, कोऑपरेटिव्स पे काम कर रहे हैं, जैसे राजस्थान, बिहार, हरियाणा, है ना, उससे भी क्या हो रहा है, इंप्रूवमेंट हो रहा है बेटा। Cooperative has received a setback during the recent past due to inadequate coverage of a farmer members. But cooperatives में भी हमें कुछ ना कुछ हमें setback देखने को मिलता है, जैसे पूरे के पूरे फार्म मेंबर्स को कोऑपरेटिव कवरेज नहीं कर पाती है ना, क्योंकि कोऑपरेटिव कम है, फार्म मेंबर्स ज्यादा है। इसके अलावा जो अप्रोप्रिएट लिंक है बेटा, है ना, मार्केटिंग का और प्रोसेसिंग कोऑपरेटिव्स का, ये नहीं बन पाता है। इसके अलावा इनसफिशिएंट फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, जिसकी वजह से कोऑपरेटिव अभी तक पूरी तरह से सक्सेसफुल नहीं हुई है। नेक्स्ट है फोर्थ मेजरमेंट है, जिसमें गवर्नमेंट खुद इन्वॉल्व होती है स्टूडेंट, ये पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, assurance of a minimum support price MSP for the agriculture product, maintenance of a buffer stock of a wheat and rice by food cooperatives of India, next is distribution of food grain and sugar through PDS। ठीक है, फर्स्ट क्या है कि एमपीएस। एमपीएस क्या है बेटा, मिनिमम सपोर्ट प्राइसेस, जिसमें जो फार्मर्स को गवर्नमेंट क्या करती है, फार्मर्स को ये अश्योरेंस देती है कि मार्केट में आपका प्रोडक्ट कोई नहीं खरीदेगा तो हम लोग खुद खरीदेंगे, यानी गवर्नमेंट खुद उसको परचेज करने का अश्योरेंस देती है, जिससे फार्मर्स का इंटरेस्ट क्या है, बचा रह सके बेटा, है ना, सेफ गार्ड करने के लिए करा गया। नेक्स्ट है, अब जैसे मान लो कि गवर्नमेंट ने क्या करा है, फूड ग्रेन परचेज कर लिया है फार्मर से, अब उसको कहाँ रखेगी, उसके लिए उसको बफर स्टॉक चाहिए। बफर स्टॉक व्हीट और राइस के लिए इन्होंने क्या बनाया है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया बनाया। अब जिन लोगों को फूड की जरूरत होती है, जो कि मार्केट में अफोर्ड नहीं कर पाते, है ना, जो बिलो पॉवर्टी लाइन में जो लोग रहते हैं, सो उनको क्या करें, फूड ग्रेन प्रोवाइड करती है, कैसे, शुगर, और जैसे फूड ग्रेन हो गया ये डिस्ट्रीब्यूट करती है पीडीएस से, यानी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के थ्रू इनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है स्टूडेंट। नेक्स्ट इज, देखो गवर्नमेंट ने क्या एफर्ट्स करे, बट टिल डेट तक एग्रीकल्चर मार्केट जो है अभी तक कौन उसका डोमिनेटेड रोल प्ले कर रहा है, जो प्राइवेट ट्रेडर्स हैं, मनी लेंडर्स हैं, रूरल पॉलिटिशियन हैं, इसके अलावा बिग ट्रेडर्स हैं, रिच फार्मर्स हैं, ये क्या करते हैं,
अभी भी अपना 90% जो है अभी भी कंट्रोल करके बैठे हैं गवर्नमेंट के पास, तो सिर्फ 10% कंट्रोल करके बैठा है सिर्फ गवर्नमेंट। अभी भी सब कुछ किसके हैंड में, प्राइवेट जो ट्रेडर्स है उनके हैंड में ही है बेटा। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा क्रेडिट और मार्केटिंग के बारे में। अब हम लोग इसी चैप्टर के सेकंड पार्ट को स्टार्ट करते हैं, जिसमें अगर रूरल एरियाज का डेवलपमेंट करना है तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए जो प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन है उसकी एक्टिविटी करनी पड़ेगी। बट उससे पहले हम लोग मार्केटिंग चैनल्स के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि क्या करा है, जो कि गवर्नमेंट ने कुछ ऐसे मार्केटिंग चैनल्स स्टेब्लिश करे हैं जहां पे क्या होता है, कस्टमर और फार्मर दोनों डायरेक्टली एक दूसरे से मीट करते हैं और अपने प्रोडक्ट को सेल और परचेज करते हैं। ओरिजिन ऑफ अ फार्मर मार्केट, अपनी मंडी पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, हड़ासपुर मंडी इन पुणे, रायतूस इन आंध्र प्रदेश, फार्मर मार्केट इन उजावर मंडी इन तमिलनाडु। ठीक है, ये कुछ हमें मार्केटिंग कुछ हमें मार्केट्स मिलते हैं जहां पे बाइक और सेलिंग होती है बेटा, किससे, डायरेक्टली ये बाई और सेल करते हैं बेटा। ठीक है, इसके अलावा कुछ नेशनल और मल्टीनेशनल एजेंसीज का क्या करेंगे, अलायंस हो चुके हैं, जो फार्मर से डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट करती है। जैसे मान लो कि किसी को कोई ऐसी कंपनी है जो कि चिप्स बनाती है, आलू की चिप्स बनाती है, तो वो फार्मर से डायरेक्ट क्या करेगी, कांटेक्ट करेगी, कॉन्ट्रैक्ट करेगी कि आप क्या करो, आप आलू का प्रोडक्शन करो, आलू हम लोग खरीदेंगे आपका। यानी कंपनी डायरेक्टली कह देती है कि आप प्रोडक्शन करो, जब प्रोडक्शन कर लोगे आप इसका, तो हम लोग क्या करेंगे, आपका आलू खरीदेंगे। उसके लिए पहले से ही प्राइस डिसाइडेड हो जाती है। और फार्मर्स की हेल्प के लिए जितना भी जो भी चाहिए, यानी सीड्स चाहिए, फर्टिलाइजर्स चाहिए, ये सब कुछ कौन प्रोवाइड करता है, कंपनी खुद प्रोवाइड करती है। तो इस तरह के नेशनल और मल्टीनेशनल कंपनीज भी ओपन हो रही है, जो कि फार्मर्स की हेल्प करती है बेटा। नेक्स्ट है डाइवर्सिफिकेशन इनटू प्रोडक्टिव एक्टिविटीज। डाइवर्सिफिकेशन इनटू प्रोडक्टिव एक्टिविटीज क्यों जरूरी है बेटा, तो पहला रीजन है कि देखो सब लोग कहाँ पे लगे हुए हैं, एग्रीकल्चर में ही लगे हुए हैं। रूरल एरियाज में सारे लोग किस में लगे हुए, एग्रीकल्चर में, और एग्रीकल्चर में ज्यादा इनकम नहीं है, बहुत ज्यादा रिस्क है। तो डाइवर्सिफिकेशन करना क्यों जरूरी है बेटा, फर्स्ट है कि भाई क्रॉप पैटर्न में चेंज करो। सेकंड है कि जो वर्कफोर्स है जो कि एग्रीकल्चर में लगी हुई है, उसको दूसरी एक्टिविटीज लाइक लाइव स्टॉक, पोल्ट्री फार्मर्स, यानी नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज में हमें क्या करना है, उनको उस तरफ मोड़ना है बेटा। अब बेटा डाइवर्सिफिकेशन की जरूरत क्यों हुई, पहला है कि भाई सबके सब लोग एग्रीकल्चर पे ही डिपेंड है लाइवलीहुड ऑप्शन के लिए, और एग्रीकल्चर क्या है, बहुत ज्यादा हाई रिस्क की जॉब है बेटा। नेक्स्ट है क्योंकि इससे इनकम नहीं होती है। अब देखो सिर्फ इट विल नॉट, देखो डाइवर्सिफिकेशन से क्या होगा, सिर्फ रिस्क ही कम नहीं होगा, इसके अलावा भी अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, जिससे कि लोग अल्टरनेटिव सस्टेनेबल लाइवलीहुड ऑप्शंस ले सकते हैं बेटा। ठीक है, अब सबसे पहला इसमें लाइव स्टॉक या एनिमल हस्बेंड्री। ठीक है, अब इंडिया का जो हमारा फार्मर्स है ना, वो क्या करता है, मिक्स क्रॉप पे पर चलता है, यानी एग्रीकल्चर भी करेगा, साथ साथ में लाइव स्टॉक भी रखेगा बेटा। ठीक है, जैसे कैटल, गोट्स, फॉल, है ना, इस तरह के कुछ स्पीशीज जो है वो रखी जाती है बेटा। लाइव स्टॉक प्रोडक्शन प्रोवाइड इंक्रीज स्टेबिलिटी ऑफ इनकम। अब देखो लाइव स्टॉक प्रोडक्शन से क्या होता है, एक तो इनकम सिक्योरिटी होती है, फूड सिक्योरिटी होती है, ट्रांसपोर्टेशन मिल जाता है, फ्यूल मिलता है, न्यूट्रिशन मिलता है फैमिली को, बिना कोई फूड प्रोडक्टिव एक्टिविटी, बिना दूसरी कोई फूड प्रोडक्टिव एक्टिविटी को डिस्टर्ब किए हुए बेटा, है ना। टुडेज लाइव स्टॉक सेक्टर alone provided alternative livelihood option to over 70 million small and marginal farmer include landless labor। ठीक है, अगर हम लोग इंडिया में देखें तो इंडिया में सिर्फ लाइव स्टॉक ही ऐसा है जो अराउंड 70 मिलियन जो स्मॉल और फार्मर्स हैं, मार्जिनल फार्मर्स हैं, उनको क्या करती है, उनको जो है ऑप्शंस देती है, इनकम अदर लाइवलीहुड ऑप्शन प्रोवाइड करती है बेटा। इंडिया में सबसे ज्यादा कौन सा लाइव स्टॉक है, तो सबसे ज्यादा है बेटा पोल्ट्री, है ना। आपको दिखेंगे बहुत सारे पोल्ट्री फार्म्स दिखेंगे। अब पोल्ट्री फार्म से जो मीट है, एग है ना, वुल है, ऐसी जो जरूरत की सामान है, ये प्रोवाइड होते हैं। नेक्स्ट है 22% पे कैटल्स एंड बफेलो, नेक्स्ट 16% पे शिप्स एंड गोट्स, एंड 1% पे क्या है, पिग्स है बेटा। ठीक है, ओके। अब इंडिया में टोटल पॉपुलेशन कितनी है लाइव स्टॉक की, सबसे ज्यादा है। जैसे हम लोग ओवरऑल पॉपुलेशन भी सबसे ज्यादा है, ऐसे ही लाइव स्टॉक की पॉपुलेशन भी सबसे ज्यादा है। इंडिया में 303 मिलियन कैटल्स हैं और 110 मिलियन बफेलोस देखने को मिलेगी। मिल्क प्रोडक्शन में हमारी कंट्री जो है उसमें इंक्रीज हुआ है, मिल्क प्रोडक्टिविटी में इंक्रीज हुआ है, बट अभी भी हम लोग इतने सक्सेसफुल नहीं है, यानी फर्स्ट पे नहीं आए हैं, यानी पॉपुलेशन पे फर्स्ट में है,
बट मिल्क प्रोडक्शन में फर्स्ट में नहीं है। अब हमारा जो इम्प्रूवमेंट हुआ है मिल्क प्रोडक्शन, पहले से बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ है, और वो इम्प्रूव कैसे हुआ है, ऑपरेशन फ्लड की वजह से इम्प्रूव हुआ है बेटा, ठीक है। ओके, अब देखो इसमें क्या होता है, ऑपरेशन फ्लड एक तरह से कोऑपरेटिव के साथ ही वर्क करता है। It is a system where all the farmers can pull their milk produce according to different grade based on a quality process and market to the urban center through cooperatives। ठीक है, यहाँ पे पूरा पूरा ऑपरेशन फ्लड में कोऑपरेटिव इंट्रोड्यूस हो चुकी थी। अब क्या करते थे, जो फार्मर्स है वो दूध निकालते थे, और जो कॉपरेटिव्स है उन दूध को क्या करती थी, अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर देती थी, और फिर उनको पैकेजिंग करके अर्बन एरियाज में पहुंचाती थी। इन द सिस्टम ऑफ फार्मर्स इन आर अश्योर्ड टू फेयर प्राइसेस एंड इनकम फ्रॉम द सप्लाई ऑफ मिल्क टू द अर्बन मार्केट। अब यहाँ पे जो फार्मर्स होते थे उनको फेयर प्राइसेस मिल जाती थी, उनको अच्छी इनकम जनरेट हो जाती थी, और अर्बन मार्केट्स में भी अच्छे से मिल्क सप्लाई हो जाता था बेटा। कुछ जो स्टेट्स है लाइक गुजरात, मध्य प्रदेश, यूपी, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान, ठीक है, ये कुछ स्टेट ऐसे हैं जो कि मेजर मिल्क प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं स्टूडेंट, ठीक है। अब देखो हमारा जो लाइफ स्टॉक की जो पॉपुलेशन है वो बहुत इंप्रेसिव है ना, बहुत अच्छी हमारी पॉपुलेशन है, बट फिर भी जो प्रोडक्शन है वो कम है। अब इसको इम्प्रूव करने के लिए टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करना जरूरी है ना। जो प्रमोशन है गुड ब्रीड के एनिमल का, जिससे कि प्रोडक्टिविटी बढ़े, उसको प्रमोट करना जरूरी है। इसके अलावा वेटेनरी, यानी जैसे इंसानों के डॉक्टर होते हैं वैसे ही जानवरों के भी डॉक्टर होते हैं, उनको वेटेनरी कहते हैं। वेटेनरी केयर जो है वो लानी जरूरी है ना, क्रेडिट फैसिलिटी देना जरूरी है, जिससे कि ये जिससे कि सस्टेनेबल लाइवलीहुड ऑप्शन जो है लाइव स्टॉक को अपना सके स्टूडेंट, है ना। नेक्स्ट इज फिशरीज। फिशरीज क्या होती है, मत्स्य पालन बेटा, है ना। आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे जो लोग होते हैं वो फिशरीज करते हैं, है ना। अब देखो जो फिशरिंग कम्युनिटी है वो वाटर बॉडीज को क्या मानती है, मदर एंड प्रोवाइडर, यानी वाटर बॉडीज ऐसी होती है जो उनको इनकम जनरेट करने में हेल्प करती है, वो प्रोवाइड एज अ प्रोवाइडर है, यानी दाता है बेटा। ओके, अब जो वाटर बॉडीज में क्या क्या आ गया, सी आ गया, ओशन आ गया, रिवर, लेक, नेचुरल एक्वेटिक पॉन्ड्स, स्ट्रीम्स, ये सब आ जाएंगे बेटा। ओके, इन इंडिया after progressive increase in a budgetary allocation and introduction of a new technology in a fisheries and aquaculture, the development of a fisheries has come to a long way, ठीक है। अगर हम बात करें कि बजटरी अलोकेशन में जैसे जैसे प्रोग्रेसिव इंक्रीज हुआ है, यानी जैसे जैसे फिशरीज कम्युनिटी के लिए ज्यादा से ज्यादा बजट अलोकेशन हो रहा है, वैसे ही न्यू टेक्नोलॉजी फिशरीज में इंट्रोड्यूस हो रही है, एक्वाकल्चर में इंट्रोड्यूस हो रही है, जिससे कि फिशरीज में डेवलपमेंट हो रहा है स्टूडेंट, ठीक है। अगर हम बात करें तो फिशरीज का कितना कंट्रीब्यूशन है बेटा, है ना। अगर हम बात करें तो इनलैंड सोर्स से कितना फिशरीज आता है, 65% फिशरीज इनलैंड सोर्स यानी रिवर पॉन्ड्स इससे आता है, और 35% जो होता है ये जो है मरीन सेक्टर यानी सी और ओशन से फिशरीज आती है ना। टोटल जीडीपी में 0.9% का कंट्रीब्यूशन है बेटा, जिसमें जो कोस्टल एरिया लाइक वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, केरला, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु जो है ये सब आते हैं स्टूडेंट, ठीक है। अच्छा, अब फिशरीज को लेकर क्या सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, अच्छा फिशरीज को लेकर बड़ी प्रॉब्लम को बाद में डिस्कस करेंगे, पहले देख लेते हैं मार्केटिंग का, कि फिशरीज की मार्केटिंग पकड़ने में, फिशरीज पकड़ने में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन मेल का होता है, वहीं मार्केटिंग में फीमेल का होता है। 60% जो एक्सपोर्ट है वो किसके थ्रू होता है, वो फीमेल के थ्रू होता है बेटा, और 40% डोमेस्टिक सेल जो होती है, मार्केटिंग होती है, वो किससे होती है, वो फीमेल के थ्रू ही होती है, यानी फीमेल का रोल मार्केटिंग में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फिशरीज में, ठीक है। अगर हम लोग प्रॉब्लम्स की बात करें, जो फिशिंग कम्युनिटी है बेटा वो बहुत ज्यादा पुअर है ना। रैम्पेड अंडर डेवलपमेंट है, लो पर कैपिटा अर्निंग है बेटा, एब्सेंस ऑफ मोबिलिटी ऑफ लेबर, यानी जो लोग है फिशरीज करते हैं वो किसी और सेक्टर में जाना ही नहीं चाहते, वो सिर्फ और सिर्फ फिशरीज ही करना चाहते हैं। इसके अलावा हाई इलिटरेसी हमें देखने को मिलती है, इनडेप्थनेस हमें देखने को मिलती है स्टूडेंट, ये कुछ फिशिंग कम्युनिटी की मेजर प्रॉब्लम्स हैं जो हमें फेस करने को मिलती है नाउएडेज में, ठीक है। ओके, इसके अलावा 60% जो वर्कफोर्स है वो एक्सपोर्ट में लगी हुई है विमेन्स की, और 40% इंटरनल मार्केटिंग में लगी हुई है, ठीक है। प्रॉब्लम क्या क्या है, और ओवर फिशिंग की वजह से बहुत ज्यादा पॉल्यूशन हमें देखने को मिलता है, जिसको रेगुलेट और कंट्रोल करना जरूरी है। वेलफेयर प्रोग्राम्स जो है फिशरीज के लिए ये लाना चाहिए फिशिंग कम्युनिटी के लिए, और उनको अदर लाइवलीहुड, सस्टेनेबल लाइवलीहुड कैसे मिल सकता है ये उनको बताना चाहिए, यानी ट्रेन करना चाहिए स्टूडेंट। इसके अलावा बोरो देना चाहिए, जिससे कि, और इसके अलावा लिटरेट करना चाहिए,
जिससे कि क्या हो सके, ये कम्युनिटी थोड़ी लिटरेट बने और अदर लाइवलीहुड ऑप्शन की तरफ भी जाना शुरू करें। नेक्स्ट इज हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर इज रिलेटेड टू फार्म एक्टिविटी, बट एग्रीकल्चर में हम सिर्फ क्रॉप का प्रोडक्शन करते थे। हॉर्टिकल्चर में क्या होता है, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ट्यूबिकॉलर, फ्लावर्स, मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स, स्पाइसेस एंड प्लांटेशन क्रॉप। यानी कि हॉर्टिकल्चर में हम लोग फ्रूट्स को प्रोड्यूस करते हैं, वेजिटेबल्स, ट्यूबर क्रॉप्स हो गए, फ्लावर्स हो गए, मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स हो गए, डिफरेंट डिफरेंट स्पाइसेस हो गए, है ना, इन सब का प्रोडक्शन करते हैं। अब हॉर्टिकल्चर का जो कंट्रीब्यूशन है एग्रीकल्चर में स्टूडेंट, वो कितना है, 1/3 है। वहीं जीडीपी में कंट्रीब्यूशन कितना है, 6% है, जो कि बहुत अच्छा है। अब हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड जो रिवोल्यूशन था बेटा, वो था गोल्डन रिवोल्यूशन। गोल्डन रिवोल्यूशन, ठीक है। अच्छा, फिशरीज से रिलेटेड जो था वो था ब्लू रिवोल्यूशन, क्योंकि पानी कैसा होता है, ब्लू होता है बेटा। नेक्स्ट है, अब इंडिया क्या है ना, बहुत सारे ऐसे वेराइटी के प्रोडक्शन होता है जिसमें सबसे टॉप पे है बेटा, जैसे मैंगोज, बनानास, कोकोनट, कैसोनट, ठीक है। इनमें कुछ नंबर ऑफ स्पाइसेस ऐसे हैं जिनमें इंडिया क्या है, लीडर पोजीशन पे, लीडिंग पोजीशन है पूरे वर्ल्ड में। और कुछ कुछ ऐसे फ्रूट्स है, फ्रूट्स और वेजिटेबल है जिसमें सेकंड पे है बेटा, सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है इंडिया, यानी एक्सपोर्ट भी बहुत अच्छा होता है इंडिया में, ठीक है। और ये सब हुआ कैसे, गोल्डन रिवोल्यूशन आने की वजह से बेटा, ठीक है। फ्लावर हार्वेस्टिंग, नर्सरी मेंटेनेंस, हाइब्रिड सीड्स प्रोडक्शन, टिश्यू कल्चर, pomigration of fruits and flowers and food processing are highly remunerated employment option for a women in a rural area. अच्छा, रूरल एरियाज में भी जो वुमेन्स हैं उनको एम्प्लॉयमेंट के लिए ये बहुत अच्छा ऑप्शन है बेटा, जिसमें फ्लावर हार्वेस्टिंग हो गया, नर्सरी मेंटेनेंस हो गया, हाइब्रिड सीड्स हो गया, है ना। ये सारे हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं वो इजीली कर सकती है, और वुमेन्स का बहुत अच्छा लाइवलीहुड ऑप्शन बन के आया है बेटा हॉर्टिकल्चर, ठीक है। अब हॉर्टिकल्चर क्या है, बहुत ही अच्छा सस्टेनेबल लाइवलीहुड ऑप्शन है, और ये क्या कर रहा है, ये इंकरेज भी हो रहा है ना, लोग इंकरेज भी हो रहे हैं बेटा। बट अभी भी इसमें इन्वेस्टमेंट जितना हो रहा है वो कम है बेटा। इंफ्रास्ट्रक्चर का इन्वेस्टमेंट लाइक इलेक्ट्रिसिटी, कोल्ड स्टोरेज सिस्टम, मार्केटिंग लिंकेज, ये अभी भी कम है, यानी इसमें अभी भी इम्प्रूवमेंट करने की जरूरत है, जैसे टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट। अब देखो, डिफरेंट डिफरेंट एग्रीकल्चर रिवोल्यूशन हुए थे, इनको याद करना है बेटा आपको कि कब कौन से एग्रीकल्चर रिवोल्यूशन हुए थे बेटा। अदर लाइवलीहुड ऑप्शन में आईटी सेक्टर भी एक क्रूशल रोल प्ले कर रहा है। रिसेंट में अगर हम देखें तो डिजिटलाइजेशन बढ़ रहा है, सबके हाथ में स्मार्टफोन है, तो आईटी सेक्टर भी क्या कर रहा है, बढ़ता जा रहा है, ठीक है। अच्छा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट में और फूड सिक्योरिटी में ये भी आ रहा है बेटा, जिसमें गवर्नमेंट अगर कुछ भी फूड इनसिक्योरिटी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होती है तो वो इजीली इन्फॉर्म कर देती है जो फार्मर्स होते हैं उसको, या फिर जो इमरजेंसी है फूड क्रॉप से रिलेटेड तो इजीली वो इन्फॉर्म कर सकती है। इसमें इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा है एग्रीकल्चर पे, ठीक है। अगर किसी भी फार्मर्स को टेक्नोलॉजी की जरूरत है, टेक्नोलॉजी के बारे में जानकारी चाहिए, तो वो उसका यूज कर सकती है, आईटी का यूज कर सकती है। जो डिफरेंट डिफरेंट टेक्नोलॉजी है उसको एप्लीकेशन कैसे करना उसका यूज कर सकती है। प्राइजेस जो है फार्मर्स की, है ना, जो क्रॉप्स की है वो पता चल सकती है। वेदर, सॉइल कंडीशन जो है, डिफरेंट डिफरेंट क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए ऐसी सॉइल कंडीशन होनी चाहिए, ये सब कैसे पता चलता है, ये सब पता चलता है बेटा जब यूज करा जाता है आईटी को, है ना, और आईटी से बहुत सारा इंप्रूवमेंट हुआ है बेटा। इसके अलावा, ठीक है, अब आईटी ऐसा टूल है जिससे पोटेंशियल और नॉलेज इनबिल्ड होती है सोसाइटी में। इसके अलावा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी हो रहा है रूरल एरियाज में, और एक्सपेरिमेंट जो हो रहा है आईटी के साथ और एप्लीकेशन जो है रूरल डेवलपमेंट में, ये डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स जो है इंडिया के उसमें आ रहा है, और इससे बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट भी हो रहा है। एक और सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या हम लोग बात करेंगे, जिसमें ऑर्गेनिक फार्मिंग्स के बारे में बात करेंगे। ऑर्गेनिक फार्मिंग यानी इको फ्रेंडली फार्मिंग, ऐसी फार्मिंग होती है जो कि इको फ्रेंडली होती है, बिना केमिकल वाली होती है ना, हमारे इन्वायरमेंट के लिए अच्छी होती है बेटा। इसमें ऐसी टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व होती है जो कि इको फ्रेंडली है, जो कि असेंशियल है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, ठीक है, जिसमें टेक्नोलॉजी इंप्रूव, ऐसी टेक्नोलॉजी होती है जो कि इको फ्रेंडली होती है बेटा, ठीक है। अच्छा, इसमें पूरा का पूरा सिस्टम जो है फार्मिंग का, वो रिस्टोर, मेंटेन और इनहेंस करने के लिए होता है हमारे इकोलॉजिकल बैलेंस को बेटा। बेनिफिट्स क्या क्या है, जो ऑर्गेनिक फार्मिंग से जो प्रोडक्ट बना है वो चीपर होता है, यानी कम प्राइसेस का ही होता है, कम प्राइसेस में, सॉरी, ये जो टेक्निक है वो बहुत चीपर होती है, यानी कम पैसों में
प्रोडक्शन हो सकता है बेटा। इसके अलावा इंडिया में इसकी इतनी डिमांड नहीं है, फॉरेन कंट्री में बहुत डिमांड है, तो हम लोग एक्सपोर्ट करके ज्यादा से ज्यादा ऑर्गेनिक फूड को ज्यादा से ज्यादा पैसा कमा सकते हैं, यानी इनकम जनरेट कर सकते हैं। मोर न्यूट्रिशनल वैल्यूज है बेटा, बहुत ज्यादा न्यूट्रिशन मिलता है इससे। नेक्स्ट, ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए लेबर्स की भी जरूरत ज्यादा पड़ती है, यानी एम्प्लॉयमेंट ज्यादा जनरेट होता है। अब लिमिटेशन देख लेते हैं, अभी इंडिया में ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए अभी इंफ्रास्ट्रक्चर इनएडुकेट है ना। दूसरा है, मार्केटिंग में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि महंगा मिलता है तो लोग इसको इजीली खरीदते नहीं। नेक्स्ट है यील्ड कैपेसिटी जो है ना, क्वांटिटी में, बल्क क्वांटिटी में ये प्रोड्यूस नहीं होता है, बहुत ही कम क्वांटिटी में होता है, इसकी वजह से भी क्या होता है, इसकी प्रोडक्टिविटी कम है बेटा। इसके अलावा इसकी जो सेल्फ लाइफ है, यानी इस फूड प्रोडक्ट की जो सेल्फ लाइफ है वो बहुत कम है, इसकी वजह से ये बहुत जल्दी खराब हो जाता है ना। इसके अलावा ऑफ सीजन की जो क्रॉप है बेटा वो बहुत लिमिटेड है, यानी ऑफ सीजन की क्रॉप आपको मिलेगी नहीं ऑर्गेनिक फार्मिंग में। ठीक है, तो आज के सेशन में हमने रूरल डेवलपमेंट पढ़ा। ठीक है, आई होप सो कि आपको समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा सेशन तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करके जरूर बताना कि आज आपको आज का पढ़ाया हुआ सेशन कैसा लगा। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको हमारे CUET के कोई भी पैकेजेस पे मैक्सिमम टू मैक्सिमम डिस्काउंट चाहिए तो इसके लिए कोड यूज करना ना भूले, Y490। ठीक है, चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय टू ऑल, अपना ध्यान रखिए, बाय बाय टू ऑल।